हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की यूनिट नंबर 3 को, जिसका सब्जेक्ट कोड है BEE 101 या BEE 201। इस वीडियो के अंदर जितने भी इस यूनिट में टॉपिक्स हैं, हम उन टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं विद 4 ईयर PYQs। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, जिससे आपकी ये यूनिट बहुत अच्छे से हो सके। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो हमारा मैग्नेटिक सर्किट। अब मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है? मैग्नेटिक सर्किट एक वो सर्किट होता है जो कि हमारे क्लोज्ड पाथ में अपने मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो कराता है। वो क्लोज्ड पाथ जिसमें हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो होता है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सर्किट। जिसे इलेक्ट्रिक करंट में करंट फ्लो करता है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स फ्लो करता है। ठीक है, अगर हम इसे एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा एग्जाम्पल क्या है? ट्रांसफार्मर कोर या मोटर कोर। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या है? कितनी मैग्नेटिक फील्ड किसी सरफेस के थ्रू पास हो रही है उसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स, जिसको हम डिनोट करते हैं फाई से। ठीक है, हाउ मच मैग्नेटिक फील्ड इज पासिंग थ्रू अ सरफेस। एक सरफेस के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है। ठीक है, अब ये जो हमारा फ्लक्स है ये खुद फ्लो नहीं होता, इसको किसी फोर्स की नीड होती है जो कि इसे फ्लो करा सके। उस फोर्स को बोलते हैं हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसे MMF भी बोलते हैं। अब फ्लक्स को कौन फ्लो कराता है? ये लिखा हुआ है, फ्लक्स डज नॉट मूव ऑन इट्स ओन। फ्लक्स जो है वो हमारा खुद मूव नहीं कर पाता। इट नीड्स अ फोर्स कॉल्ड मैग्नेटोमोटिव फोर्स। उसको एक फोर्स की नीड होती है जो कि क्या करा सके, उसे फ्लो करा सके, जो कि हमारी मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF। ठीक है, तो ये क्या है? MMF ये वो फोर्स है जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को सर्किट में चलाता है। अब MMF का हमारा फॉर्मूला क्या है? N इंटू आई। N क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, उस सर्किट में कितने टर्न्स प्रेजेंट है, और I कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो N इंटू आई इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब जब हमारे सर्किट में फ्लक्स फ्लो हो रहा है तो कोई तो इसे अपोज करने के लिए आएगा। जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, उसमें क्या होता है? हमारा करंट फ्लो करता है। जब हमारा करंट फ्लो करता है तो उसको अपोजिशन में कौन आता है? उसको अपोज करने के लिए कौन आता है? रेजिस्टेंस। इसी तरीके से जब हमारा फ्लक्स फ्लो करेगा हमारे मैग्नेटिक सर्किट में तो उसको अपोज करने के लिए आएगा रिलक्टेंस। ठीक है, जो इसे अपोज करेगा उसको क्या बोलते हैं हम? रिलक्टेंस। अब जो हमारा रिलक्टेंस होता है उसको हम डिनोट करते हैं S से। जस्ट लाइक रेजिस्टेंस अपोजिस करंट। जिस तरीके से करंट जो है, करंट को कौन अपोज करता है? रेजिस्टेंस। इसी तरीके से फ्लक्स जो है उसको कौन अपोज करता है? हमारा रिलक्टेंस। अब हमारा जो रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? S इज इक्वल्स टू L अपॉन म्यू ए। जो L है यहाँ पे, L क्या है? लेंथ। वो जो हमारा क्लोज पाथ है उसकी कितनी लेंथ है। म्यू जो है परमेबिलिटी है। परमेबिलिटी क्या होती है ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी। ए क्या है? एरिया। जो हमारा क्लोज पाथ है उसका एरिया क्या है, तो S इज इक्वल्स टू L अपॉन म्यू ए। यही हमारा लिखा हुआ है। एल जो है वो हमारा क्या है? लेंथ ऑफ पाथ। ए क्या है? एरिया। म्यू क्या है? परमेबिलिटी। अब ये जो हमने पढ़ा, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ा, मैग्नेटोमोटिव फोर्स पढ़ा और रिलक्टेंस पढ़ा, इन तीनों के बीच में एक रिलेशन होता है। अब रिलेशन क्या है? फाई इज इक्वल्स टू MMF अपॉन रिलक्टेंस। मतलब ये जो हमारा फाई है मैग्नेटिक फ्लक्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा मैग्नेटोमोटिव फोर्स के और इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा रिलक्टेंस के। ठीक है, कि अगर हम मैग्नेटोमोटिव फोर्स बढ़ाते हैं तो हमारे फ्लक्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर हम रिलक्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं तो जो हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा रिलेशन है इन तीनों के बीच में। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमेबिलिटी, कि हमारी जो परमेबिलिटी है वो क्या होती है, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। परमेबिलिटी क्या है? ये किसी मटेरियल की एबिलिटी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करे। ठीक है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अलाउ मैग्नेटिक फ्लक्स। किसी भी मटेरियल की एबिलिटी कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स को अलाउ करे, कि वो कितना अलाउ करा है कि उससे मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो सके। ये हर मटेरियल की अलग अलग होती है। अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन की जो परमेबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। अगर इसकी परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब क्या है? ये फ्लक्स को ईजिली पास होने देगा अपने अंदर से। नेक्स्ट बात करें एयर, तो एयर की परमेबिलिटी जो है वो लो है, मतलब बहुत कम होती है। इसका मतलब क्या है? फ्लक्स इजीली पास नहीं होगा हमारे एयर के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट। अब हमारे मैग्नेटिक सर्किट कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहला है हमारा क्लोज्ड मैग्नेटिक सर्किट। क्लोज्ड मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है?
जिसमें हमारा जब फ्लक्स फ्लो करे ना वो कोर के अंदर ही फ्लो करे, मतलब कहीं बाहर ना जाए, उसमें लीकेज ना हो। ठीक है, तो जो हमारा फ्लक्स फ्लो करेगा वो किसके अंदर करेगा, जो हमारा कोर होगा ना उसके जो बॉडी होगी उसके अंदर से ही फ्लो करेगा, वो कहीं भी बाहर नहीं जाएगा, मतलब एयर में ट्रेवल नहीं करेगा, उसमें लीकेज नहीं होगा। तो लेस लीकेज होगा जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। फ्लक्स फ्लो कंप्लीटली इनसाइड द कोर, फ्लक्स जो है हमारे कोर के अंदर से ही जाएगा, तो हमारा लेस लीकेज होगा, मतलब एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे इसमें क्या हो जाते हैं, क्लोज मैग्नेटिक सर्किट में एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। तो इसे एग्जांपल क्या है, हम कहाँ पे यूज़ करते हैं अपने क्लोज मैग्नेटिक सर्किट का, ट्रांसफार्मर में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा सेकंड है वो है हमारा ओपन मैग्नेटिक सर्किट। ओपन मैग्नेटिक सर्किट क्या होता है, जिसमें जब हमारा फ्लक्स फ्लो करता है तो उसमें से कुछ फ्लक्स ऐसा होता है जो कि एयर में ट्रैवल करने लग जाता है इंस्टेड ऑफ कोर, मतलब कोर में जाना, उसे जाना तो कोर में था लेकिन वो क्या किया उसने, वो एयर में ट्रैवल करने लगा। कुछ फ्लक्स ऐसा हुआ जो कि एयर में चला गया। अब एयर में जब चला गया तो वो जो हमारा फ्लक्स था उसका लीकेज हो गया, तो इसमें लीकेज बढ़ जाता है। लीकेज बढ़ने की वजह से इसमें क्या होती है, एफिशिएंसी इसकी कम हो जाती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमारी पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफ़र करती है। ये हमारी जो करंट लेता है ये हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट लेता है, और ये वोल्टेज और करंट की वैल्यू को तो चेंज कर देता है लेकिन फ्रीक्वेंसी अनचेंज रहती है, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आता। तो अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की तो आपको किस तरीके से लिखनी है, इट इज़ अ एसी स्टैटिक डिवाइस। ये एक एसी स्टैटिक डिवाइस होती है। एसी मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, इसमें हमने इनपुट में कौन सा करंट लिया, ऑल्टरनेटिंग करंट, और एक स्टैटिक डिवाइस है। ठीक है, इन विच इट ट्रांसफॉर्म द पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। ये क्या करेगी, पावर को ट्रांसफर करेगी एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। हमने एक सर्किट को जो है पावर दी और ट्रांसफार्मर ने क्या किया, उस पावर को दूसरे सर्किट में पहुंचा दिया। ठीक है, तो ये हमारा काम होता है ट्रांसफार्मर का। अब ये किस तरीके से करता है, बाय चेंजिंग द वोल्टेज एंड करंट और वोल्टेज की वैल्यू को क्या करेगा, ये चेंज करेगा, और फ्रीक्वेंसी जो है अनचेंज रहने वाली है। ये हमारी ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन है। अगर हम बात करें, ये नीचे जो डायग्राम बना हुआ है इसमें क्या है, ये इनपुट साइड है। इनपुट साइड पे आप क्या देंगे, इसको वोल्टेज देंगे, एसी करंट देंगे। आपने एसी दिया, अल्टरनेटिंग करंट दिया, ये हमारा ट्रांसफार्मर के पास गया। ट्रांसफार्मर ने क्या किया, इसको दूसरे सर्किट को दे दिया, ट्रांसफ़र किया, तो हमारा जो पावर थी वो इनपुट से आउटपुट साइड पर पहुंच गई। अब इसमें जो क्या एक रिलेशन होता है, V1 I1, मतलब जो इनपुट साइड का वोल्टेज और करंट है और जो हमारे आउटपुट साइड का वोल्टेज और करंट है, उन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर हमारा ये हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमें करंट की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप वोल्टेज की वैल्यू को कम करते हैं तो आपको करंट की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, कांस्टेंट हैं। ठीक है, अगर आपको आउटपुट साइड पे अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज चाहिए तो आप किसका यूज़ करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। हमारे ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। अगर हमें आउटपुट साइड पे वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, और अगर हमें वोल्टेज जो है कम चाहिए अपने आउटपुट साइड पे तो हम किसका यूज़ करेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन, अपने ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन की किस तरीके से काम करता है, ये दिखता किस तरीके से है। तो सबसे पहले हमने क्या दिया, इसे एसी सप्लाई मतलब V1, और यहाँ से जो करंट चालू हुआ, करंट निकलना स्टार्ट हुआ, वो कितना है, I1। अब बीच में लगी हुई है कोर। अब इस कोर के थ्रू हमारा ये जो है करंट जाएगा, ये हमारी वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग में जाएगा, जिसकी वजह से ये वाइंडिंग में जब हमारा करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा तो ये हमारी आयरन की कोर है। ठीक है, तो ये आयरन की कोर के थ्रू जो है ट्रैवल करने स्टार्ट करेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स तो हमारा जनरेट हो चुका है। ये हमारा ट्रैवल करेगा और ये जो हमारी दूसरी वाइंडिंग है इसको हम सेकेंडरी वाइंडिंग बोलेंगे, सेकेंडरी वाइंडिंग में जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पे हमारा कोई अप्लायंसेस लगा हुआ होगा जिसे हम लोड कह रहे हैं, वहाँ पे हमारा क्या होगा, करंट पहुँच जाएगा। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। यहाँ पे V2 I2 मतलब जो हमारा इनपुट साइड पे था वो I1 था,
I1 करंट था और V1 वोल्टेज थे, और जो हमारे आउटपुट साइड पे हमें मिला वो I2 और V2। अभी हमने देखा I1 I2 इज इक्वल टू V1 I1 इज इक्वल टू I2 V2। ये हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग है, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है, ये हमारी AC सप्लाई है, और ये क्या है, हमारा आयरन कोर है, जिसके थ्रू हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो ट्रेवल करेगा। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट बेसिक आइडिया। इसमें जो क्या आइडिया फॉलो होता है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, करंट फ्लो करते हैं प्राइमरी कॉइल में। जो हमारी प्राइमरी कॉइल है हम उसे करंट देते हैं। अब जब उसमें करंट जाता है प्राइमरी कॉइल में, तो वो क्या करता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। अब जो ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है ये पास होगी हमारे आयरन कोर से। जैसे मैंने आपको बताया था ट्रैवल करने स्टार्ट करेगी। अब जब ये ट्रैवल करेगी तो ये प्राइमरी कॉइल से जो है सेकेंडरी कॉइल में चली जाएगी। इट रीचेज द सेकेंडरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल में चली गई तो जो हमारा क्या है, हमारा न्यू वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया हमारा सेकेंडरी कॉइल में। पहले हमारे सेकेंडरी कॉइल में कोई भी वोल्टेज नहीं था, लेकिन हमने प्राइमरी कॉइल को वोल्टेज दिया, उसने मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पास होने लगी आयरन कोर से, और वो सेकेंडरी कॉइल में आई तो सेकेंडरी कॉइल में क्या हुआ, वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसका प्रिंसिपल। आपने कंस्ट्रक्शन देख लिया, अब हम देखेंगे प्रिंसिपल कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो किस लॉ पे वर्क करता है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब ये हमारे क्या कहती है, ये हमारी लॉ, जब भी किसी कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें EMF इंड्यूस होता है। ठीक है, ये हमारी लॉ कहती है फैराडे लॉ। तो इसमें क्या होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जब हमारी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, वो हमारी कॉइल के थ्रू ट्रैवल करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड हमारी चेंज होने लगेगी, तो वो क्या करेगी, EMF को प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, यही हमारा इस प्रिंसिपल पे हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। अभी जैसे हमने देखा था ट्रांसफार्मर 2 टाइप्स के होते हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा होता है, जब हमें आउटपुट साइड पे ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होता है। हमने इनपुट पे जो वोल्टेज दिया उसकी वैल्यू कम थी, लेकिन जो मुझे आउटपुट पे चाहिए था उसकी वैल्यू ज़्यादा चाहिए थी, तो मैं कौन सा ट्रांसफार्मर यूज़ करूँगी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जिसमें सेकेंडरी वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वोल्टेज। तो अगर मेरी वोल्टेज मुझे ज़्यादा चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं जो कि मुझे ज़्यादा करने पड़ेंगे, तो N2 की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न जो है सेकेंडरी साइड पे N2 माने तो N2 की वैल्यू ज़्यादा होगी N1 से। N1 जो है नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी साइड पर है। ठीक है, सेकेंड है हमारा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है, ये जस्ट इसका अपोजिट है। अगर मुझे आउटपुट साइड पे जो है वोल्टेज की वैल्यू कम चाहिए तो मैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करूँगी। इसमें हमारा क्या होगा, सेकेंडरी वोल्टेज कम होगा एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वोल्टेज, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कम हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्न N2 मतलब आउटपुट पे जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो कम होंगे एज़ कम्पेयर टू इनपुट पे जो हमारे नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो N1 की वैल्यू ज़्यादा होगी N2 से। नेक्स्ट हम बात करते हैं EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में EMF इक्वेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हमारे एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा जनरल है। जनरली जो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अगर मैं फ्लक्स की बात करूँ किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम t पर, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, फाई मैक्स, मतलब जो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे साइन ओमेगा t से। तो अब हम देखते हैं डेरिवेशन किस तरीके से होगा। तो इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा, फाई t इज इक्वल्स टू फाई मैक्स साइन ओमेगा टी। अब ये क्या है, यहाँ पे ये हमारा है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी टाइम t पर, तो वो क्या होता है, हमने जनरली पढ़ा हुआ है कि वो किसके इक्वल होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी के। तो फाई जो है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसी इंस्टेंट t पर वो किसके इक्वल होगा, फाई मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी। ये हमारा जो ट्रांसफार्मर है हमें पता है किस लॉ पर बेस्ड होता है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि हमारा एक फॉर्मूला देता है E, जो हमारा E जो है इक्वल होता है -n d फाई बाई डी टी के। ठीक है, अगर हम फाई की वैल्यू इक्वेशन 1 से उठाकर इक्वेशन 2 में रख दे तो हम देखते हैं क्या होता है। तो फाई E इज इक्वल्स टू -n
डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू क्या है, 5 मैक्स साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो ये जो हमारा हमें टी के रेस्पेक्ट में करना है, तो 5 मैक्स तो हमारी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो हम इसे बाहर ले लेते हैं, माइनस एन 5 मैक्स डी बाई डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू, ये ई क्या है, ये हमारा ईएमएफ है, जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है ना कॉइल में हमारा, ये वो है, माइनस एन 5 मैक्स, और साइन का जो डेरिवेटिव क्या होता है वो हमारा क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, और ये हमारा टी तो है नहीं, ये हमारा ओमेगा टी है, तो हमें ओमेगा टी का दोबारा करने पड़ेगा, तो ओमेगा रह जाएगा क्योंकि टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। तो अगर हम इसे सही से लिखें तो एन ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ होती है, हम रख देते हैं इस वैल्यू को, 2 पाई एफ 5 मैक्स कॉस ओमेगा टी इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसे कॉस को साइन में चेंज करना चाहूँ तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा क्या होता है, कॉस थीटा, तो मैं वही रखूँगी, माइनस एन 2 पाई एफ 5 मैक्स साइन 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी। ठीक है, अब मुझे एक प्रॉपर्टी पता है, ये जो हमारा साइन होता है, साइन के अगर एंगल में माइनस हो तो वो क्या हो जाता है, माइनस बाहर आ जाता है, उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो माइनस है अब मैं इसे अंदर ले जाऊंगी, तो ये ऐसे ही डायरेक्टली चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा, एन 2 पाई एफ 5 मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, क्योंकि इनके जो है साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो हमने कहा ये किसी इंस्टेंट टी पर है, तो मैंने क्या कहा था, उसमें साइन के साथ जो भी होता है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, तो ये जो हमारा ईएमएफ है, तो ई मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई एफ एन 5 मैक्स, ये हमारी ई मैक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो हम इसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल्स टू ई मैक्स इंटू साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ई आर एम एस की बात करूँ, ई आर एम एस का फॉर्मूला क्या होता है, ई एम अपॉन ई मैक्स अपॉन √2, मतलब मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड कर देंगे, तो ई आर एम एस जो है, ई मैक्स की वैल्यू कितनी है, 2 पाई एफ एन 5 मैक्स अपॉन √2, अगर मैं पाई की वैल्यू रख दूँ 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14 अपॉन √2 की वैल्यू क्या है 1.414 एन 5 मैक्स। ठीक है, और अगर आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा 4.44। ठीक है, एफ यहाँ पे एफ भी रहेगा, एफ एन 5 मैक्स। ठीक है, तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये हमारी ई आर एम एस की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं पहले एक पॉइंट के लिए बात करूँ E1 के लिए, तो हमारी 5 मैक्स की वैल्यू क्या होगी, 4.44 तो कांस्टेंट रहेगा, हमारी एफ की वैल्यू भी कांस्टेंट रहेगी क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे चेंज हो जाएंगे N1, और 5 मैक्स की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। अगर मैं किसी और इंस्टेंट E2 पे बात करूँ तो ये हमारी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, एफ की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी हमारी चेंज नहीं होती, N2 नंबर ऑफ टर्न चेंज हो जाएंगे, और मैक्सिमम वैल्यू की भी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये इक्वेशन, अगर मैं इसको 3 बोलूँ और इक्वेशन 4 बोलूँ, मैं इसको आपस में डिवाइड कर देती हूँ, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, एफ से एफ, 5 मैक्स से 5 मैक्स। तो ये हमारा जो इसने कंक्लूजन दिया इस डेरिवेशन ने, वो क्या दिया, E1 अपॉन E2 की वैल्यू N1 अपॉन N2 के इक्वल आ गई, जिसको मैंने एक कांस्टेंट K मान लिया। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका डेरिवेशन आपको अपने नोट्स में मिल जाएगा बहुत अच्छे से, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ये ई आर एम एस की वैल्यू EM अपॉन √2, ये जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया था E2 अपॉन E1 इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू K, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे अपने आइडियल ट्रांसफॉर्मर की और प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर की। ठीक है, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, मतलब जितना वोल्टेज हम इनपुट पे दें उतना ही वोल्टेज हमें आउटपुट पे मिले, मतलब कोई भी हमारी एनर्जी का लॉस ना हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम आइडियल ट्रांसफॉर्मर बोलते हैं। जो हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी एफिशिएंसी 100% कभी नहीं हो सकती, मतलब कुछ ना कुछ तो आपको उसमें लॉस मिलेगा ही।
ठीक है। तो हमारा जो आइडियल ट्रांसफार्मर होता है वो उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 100% होती है, उसमें कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता। देयर इज़ नो लॉस ऑफ एनर्जी, कोई भी हमारी एनर्जी लॉस नहीं होती। जो हम इनपुट पे पावर देते हैं वही हमें आउटपुट पे पावर मिलती है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल्स टू वी आई। अगर मैं V को जो है अपने वोल्टेज को E से दिखाऊं तो EP इज इक्वल EP इंटू आई पी हो जाएगा। मतलब P का मतलब क्या है, प्राइमरी साइड पे जो हमारी प्राइमरी साइड है उस पर जो हमारा करंट है वो IP है, जो हमारा वोल्टेज है वो क्या है, EP। ऐसे ही अगर मैं पावर की बात करूँ आउटपुट पे P इज इक्वल्स टू वी आई, तो ES इंटू आई एस क्या दिखा रहा है, हमारा सेकेंडरी, जो हमारा सेकेंडरी साइड पे जो हमारा करंट है वो इतना है, वोल्टेज इतना है। एफिशिएंसी की बात करें तो किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी क्या होती है कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, आपने उसे आउटपुट में कितना मिला और आपने उसे इनपुट पे कितना दिया, मतलब जो आपको वैल्यू मिल रही है वो और जो आपने दी वो, उसका रेशियो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो आपको किसी भी चीज़ की एफिशिएंसी मिल जाएगी। तो यही आपका लिखा हुआ है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। अब आउटपुट पावर क्या देखी थी हमने, ES इंटू आई और इनपुट पावर क्या है, EP इंटू आई। अभी मैंने देखा था कि इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल होती है आइडियल ट्रांसफार्मर में, तो इन दोनों की वैल्यू तो सेम हो जाएगी, तो ये आपस में कट जाएंगे, तो बस क्या बचेगा हमारा 100। तो हमारी एफिशिएंसी सी क्या हो जाएगी 100%, जो कि हम स्टार्टिंग से ही बोल रहे थे कि हमारा जो आइडियल ट्रांसफार्मर है उसकी एफिशिएंसी 100% होती है। तो आपने देख लिया किस तरीके से होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती, कुछ कम होती है, मतलब 100 नहीं होगी, 100 से कम ही कम होगी, 95 से लेके 99 के बीच में, ठीक है। तो एनर्जी लॉस इसमें होता है, एनर्जी लॉस इसमें प्रेजेंट होता है, एनर्जी लॉस आर प्रेजेंट। इसमें जो हम इनपुट पे पावर देते हैं वो ज़्यादा होती है, फिर कुछ जब हमारा वो ट्रांसफार्मर में जाती है तो कुछ लॉस होता है, देन फिर हमें आउटपुट पे पावर मिलती है। तो जो आउटपुट की पावर है वो कम हो जाती है क्योंकि हमारा बीच में कुछ लॉस हो गया, तो हमारी जो इनपुट पावर है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू आउटपुट पावर। किसकी वजह से, लॉसेस की वजह से, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में क्या होते हैं, लॉस होते हैं। तो EP इंटू आई की वैल्यू ज़्यादा होगी ES इंटू आई से, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी एफिशिएंसी की, हम इसकी एफिशिएंसी देखते हैं तो आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इंटू 100। तो आउटपुट पे कितनी पावर है, ES इंटू आई और इनपुट पे कितनी, EP इंटू आई। अभी मैंने कहा था आपसे कि जो इनपुट पे आप पावर दे रहे हैं उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी, तो ये तो 100, ये तो हमारी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये कम आएगी आपकी वैल्यू, तो एफिशिएंसी जो है वो 100 से कम मिलेगी आपको प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के केस में। तो ये हमारा आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर था। अब नेक्स्ट हम देखते हैं अपना इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम। ये बहुत बार आ जाता है आपके एग्जाम में बनाने के लिए कि आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाइए अपने ट्रांसफार्मर का। वो आपको प्रैक्टिकल के केस में भी आ सकता है, आइडियल के केस में भी आ सकता है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहला प्रैक्टिकल केस। प्रैक्टिकल केस में आपको किस तरीके से इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले दिखाएंगे आप AC सप्लाई, जो हमारी प्राइमरी साइड है उस पर जो आपने सप्लाई दी है, अगर आपने वोल्टेज जो दिए हैं उसको आपने V1 माना तो V1, फिर यहाँ से हमारा करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा I1 करंट है ये हमारा इनपुट साइड पे जो करंट है ये उसको शो कर रहा है। फिर नेक्स्ट आप आगे बढ़ेंगे, फिर हमारा आता है रेजिस्टेंस, R1 रेजिस्टेंस। ये क्या शो कर रहा है, जो हमारा कॉपर, आपने कॉपर की वायर ही तो यूज़ की है, तो कॉपर की वजह से जो लॉस हो रहा है ये उसको शो करेगा R1। फिर आप आगे चलेंगे X1 क्या है, रिएक्टेंस, जो लीकेज फ्लक्स की वजह से हो रहा है ये उसको शो करेगा। नेक्स्ट फिर हम आगे जाएंगे, ये हमारा I नोट क्या है, जब कोई भी लोड नहीं है उस टाइम पे जो करंट है वो बता रहा है ये, तो ये क्या है, नो लोड करंट। फिर नेक्स्ट हमारा आता है IC क्या है, ये जो कोर लॉस करंट है ये उसको दिखा रहा है। फिर IM दिखा रहा है हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट। फिर हमारा आ जाएगा RC, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये क्या दिखा रहा है, कोर लॉस रेजिस्टेंस है ये हमारा। फिर हमारा आता है XM है हमारा मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस, ठीक है। अब ये क्या है, ये हम आगे अभी लॉस पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएंगी कि कॉपर लॉस क्या है, ये मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट आपके आ गए नंबर ऑफ टर्न्स, आपने इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने लिए, N1। फिर ये हमारी प्राइमरी साइड हो गई, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है।
नेक्स्ट हम जाते हैं सेकेंडरी साइड पे, जहाँ पे हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग होगी। अगर यहाँ पे N1 टर्न्स हैं तो यहाँ पे N2 टर्न्स हो गए, ठीक है। यहाँ पे ये R2 क्या दिखाएगा, हमारा वही कॉपर लॉस दिखाएगा। X2 हमारा लीकेज दिखाएगा, जो कि हमारा लीकेज फ्लक्स की वजह से हो रहा है, ये उसको दिखाएगा। फिर हमारा आउटपुट साइड पे जो हमें करंट मिला वो I2, हमने I2 शो किया। फिर जो हमारा अप्लायंसेस है, लोड है, उसको हमने लगा दिया, तो वहाँ तक जो हमारा वोल्टेज पहुँचा उसकी वैल्यू क्या है V2, तो हमने दिखा दिया। तो हमने अपने इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम में सब चीज़ों को दिखा दिया कि ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा रिएक्टेंस है, हमने इनपुट पे इतनी सप्लाई दी, करंट इतना दिया, आउटपुट पे इतना करंट मिला, इतनी सप्लाई मिली हमारे लोड को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो इस डायग्राम को ड्रॉ करना है, फिर जो मैंने आपको समझाया आपको उन चीज़ों को लिखना है कि हमने सबसे पहले ये दिया, फिर ये आया, फिर करंट इतना था, फिर X1, ये I0, इन सब की क्या क्या इनका मतलब है, आपको ये सब चीज़ें समझानी है। ये हमारा प्रैक्टिकल केस, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके आइडियल केस की। अब आइडियल केस, आइडियल ट्रांसफार्मर, कौन सा ट्रांसफार्मर था जिसमें कोई भी लॉस ना हो। अगर लॉस नहीं है तो मतलब उसमें रेजिस्टेंस भी नहीं है, मतलब कोई रेजिस्टेंस प्रेजेंट नहीं है। तो अगर रेजिस्टेंस नहीं है, लॉस नहीं है, तो कुछ लीकेज भी नहीं होगा। अब ये R1, X1 ये लीकेज को ही तो दिखा रहे थे, लॉस को ही तो दिखा रहे थे, तो ये इनकी वैल्यू भी नहीं रहेगी। ना R1 रहेगा, ना X1 रहेगा, ना R2 रहेगा, ना ही X2 रहेगा, और ना ही RC रहेगा। RC आपका कॉपर लॉस ही तो दिखा रहा था, तो ये भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो हमारा R1, X1, R2, X2 और RC, आप इनकी जगह सिंपल एक वायर दिखाएंगे, तो ये आपका प्रैक्टिकल केस का बन जाएगा। आपको सिमिलर तरीके से बनाना है, बस इसमें जो है जो भी लॉस आप अपने प्राइमरी केस में दिखा रहे, प्रैक्टिकल केस में दिखा रहे थे, आपको वो आइडियल केस में नहीं दिखाने, क्योंकि आइडियल केस में कोई भी लॉस नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करते हैं लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या क्या लॉसेज होते हैं, तो हमारे ट्रांसफार्मर में दो तरीके के लॉस होते हैं, एक होता है कॉपर लॉस, एक होता है आयरन लॉस। कॉपर लॉस जो होता है वो वेरिएबल होता है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जो हमारा आयरन लॉस होता है वो हमारा उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है। अब कॉपर लॉस में आपके दो तरीके के आ जाते हैं, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग लॉस, मतलब जो हमारी प्राइमरी साइड वाइंडिंग हुई है उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है। हमारा कभी भी लॉस जो होता है वो हमारा I2R होता है, ठीक है। जो हमारी मतलब जितनी वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो जितना करंट फ्लो कर रहा है और रेजिस्टेंस, करंट का स्क्वायर कर दो और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको वो लॉस पता चल जाता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में जो लॉस हो रहा है, और दूसरा हमारा कॉपर लॉस किसकी वजह से होता है, जो सेकेंडरी वाइंडिंग में लॉस हो रहा है, जैसे P2 = I2²R2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आयरन लॉस, जो कि हमारा कांस्टेंट लॉस होता है। अब ये हमारा हिस्टेरिसिस लॉस होता है, दूसरा होता है हमारा एडी करंट लॉस। अब ये हमारा क्या क्या होती है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं इसको एक एक करके कि हमारा ये क्या क्या है। तो सबसे पहले आपका कॉपर लॉस या वाइंडिंग रेजिस्टेंस। अभी तक कोई भी वाइंडिंग ऐसी, हमारे पास कोई भी वायर ऐसी नहीं है जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, कि मतलब, ठीक है, कि मतलब उसकी वजह से कोई भी हमारी एनर्जी वेस्ट ना हो। तो हम वाइंडिंग अपनी किसकी बनाते हैं, जनरली हम कॉपर वायर की बनाते हैं। तो कॉपर वायर में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, जिसकी वजह से वो हमारा जब उसमें से करंट फ्लो करेगा वो उसको अपोज करेंगे। जब ये चीज़ होगी तो इसकी वजह से हीट जनरेट होगी। हीट जनरेट मैंने आपको क्या बताया कितनी होती है, I2R, जो कि हमारी ये जो हीट जनरेट हो रही है ये वेस्ट होगी, तो ये हमारी वेस्ट एनर्जी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारे ट्रांसफार्मर में लॉस होगा। तो सिंस द वाइंडिंग्स आर मेड ऑफ कॉपर वायर, हमारी जो वाइंडिंग है वो कॉपर वायर की बनती है, तो उनके अंदर जो है नेचुरल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है। दे हैव नेचुरल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जब हम करंट फ्लो कराते हैं, व्हेन करंट फ्लो इट जनरेट हीट, जब करंट फ्लो कराएंगे और रेजिस्टेंस उसको अपोज करेगा तो वहाँ पे हीट जनरेट होगी, I2R वहाँ पे हीट जनरेट होगी। तो ये जो I2R है ये हमारी वेस्टेड एनर्जी होगी, विच इज़ वेस्टेड एनर्जी। सेकेंड हम बात करते हैं हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस क्या है, जो हमारा ट्रांसफार्मर है, हमने क्या देखा, वो ऑल्टरनेटिंग करंट पर वर्क करता है। तो ऑल्टरनेटिंग करंट कौन सा करंट होता है, जो कि अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है, बहुत जल्दी जल्दी उसकी डायरेक्शन चेंज होती है।
तो हम आयरन कोर का यूज़ करते हैं। हमने देखा था बीच में आयरन कोर थी, तो आयरन कोर को ये फोर्स करता है कि वो जो अपनी मैग्नेटिक पोलैरिटी है उसको चेंज करती रहे। तो जब हमारे आयरन कोर अपनी मैग्नेटिक पोलैरिटी को चेंज करेगी, मतलब कभी मैग्नेटाइज होगी, कभी डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज, डीमैग्नेटाइज, जब वो इस तरीके से होती रहेगी, अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगी, तो उसमें एनर्जी लॉस तो होने वाली है। तो उस एनर्जी लॉस को क्या बोलते हैं? हिस्टेरिसिस लॉस। द ट्रांसफॉर्मर यूजेज एसी करंट। ट्रांसफॉर्मर जो है अपना एसी करंट यूज करता है, जो कि हमारा कॉन्स्टेंटली चेंज, अपनी डायरेक्शन को चेंज करता रहता है। ये दिस फोर्सेज द आयरन कोर टू कॉन्स्टेंटली फ्लिप इट्स मैग्नेटिक पोलैरिटी। तो ये क्या करता है, ये जो है हमारा जो आयरन कोर है, ये हमारा क्या करता है? फोर्स करता है हमारे मैग्नेटिक पोलैरिटी को चेंज करने के लिए, कि जो मैग्नेटिक पोलैरिटी है इसको चेंज करो। हमारा अल्टरनेटिंग करंट उसे फोर्स कर रहा है आयरन कोर को कि भाई ये जो अपनी पोलैरिटी है इसे चेंज करो, क्योंकि मैं भी चेंज हो रहा हूँ, वो बार बार अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो हमें तो चेंज करना ही पड़ेगा। तो कभी वो मैग्नेटाइज होगा, कभी वो डीमैग्नेटाइज हो गया। तो जब वो बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज इस तरीके से होता रहेगा, तो हमारा एनर्जी वेस्ट होगी, जिसको हम हिस्टेरिसिस लॉस बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस क्या है? ठीक है, अब हम बात करेंगे इसकी। तो ये क्या है? द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूसेस स्मॉल सर्कुलर इलेक्ट्रिकल करंट। जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा, तो वो कुछ ना कुछ करंट प्रोड्यूस करेगा। वो जो करंट है उसे एडी करंट बोलते हैं। ठीक है, तो इनसाइड द सॉलिड मेटल कोर itself which creates unnecessary heat। तो जब वो करंट प्रोड्यूस करेगा, वो करंट हमारे मेटल कोर में जाएगा। मेटल कोर में जब हमारा करंट जाएगा, तो वो क्या करेगा? वो हीट डेवलप होगी, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगी, तो वो अननेसेसरी क्या हो जाएगी? हीट जो बनेगी वो हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। तो उसको एडी करंट लॉस बोलते हैं, कि जब हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो करंट इंड्यूस कर रहा है। करंट इंड्यूस करने के बाद वो करंट कहीं ना कहीं तो चलेगा, तो हमारा जो मेटल कोर है उसमें चलना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो उसमें चलेगा तो हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी, वो हमारी हीट किसी काम की नहीं है, तो जो हमारी एनर्जी है, जो हमारी हीट की फॉर्म में हमें मिल रही है, दिख रही है, वो क्या हो जाएगी? एनर्जी हमारी वेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा फ्लक्स लीकेज। जब हमारा जो हमारी कॉइल है उसमें करंट हमारा चलना स्टार्ट होता है, तो हमारा फ्लक्स जनरेट होता है। तो फ्लक्स जो हमारा प्राइमरी साइड जनरेट हो रहा है, क्या वो सारा का सारा फ्लक्स हमारा सेकेंडरी साइड पहुंचता है? नहीं, हमारा आयरन कोर के थ्रू जाता है, यहाँ से जाना आयरन कोर के थ्रू स्टार्ट होता है। लेकिन कुछ फ्लक्स हमारा ऐसा भी तो होता है, वो एयर में चला जाता है, एयर में ट्रैवल करना स्टार्ट कर देता है। तो जो एयर में चला गया वो तो हमारे किसी काम का ही नहीं है, वो फ्लक्स बेकार हो गया। तो उसकी वजह से हमें क्या करना पड़ा? एनर्जी लॉस फेस करनी पड़ी, हमारे ट्रांसफार्मर में एनर्जी लॉस हुई। तो फ्लक्स लीकेज क्या है? नॉट ऑल द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस बाय द प्राइमरी वाइंडिंग सक्सेसफुली रीचेज द सेकेंडरी वाइंडिंग। मतलब जो कि हमने प्राइमरी वाइंडिंग को मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करा है, उसे दिया है कि भाई इतना फ्लक्स लो, क्या वो सारा का सारा फ्लक्स पहुंच जाता है सेकेंडरी वाइंडिंग? नहीं, वो सक्सेसफुली नहीं पहुंच पाता है सेकेंडरी वाइंडिंग तक। तो क्या होता है? कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो लीक हो जाती हैं। सब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लीक इनटू द सराउंडिंग एयर इंस्टेड ऑफ ट्रेवलिंग थ्रू द कोर। अब उन्हें ट्रैवल तो करना था कोर में, लेकिन उन्होंने कोर में ट्रैवल नहीं किया। उन्होंने क्या किया? वो एयर में चली गई। अब वो एयर में चली गई तो वो क्या हो गई? वो लीक होना स्टार्ट हो गई। वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमें तो नहीं मिली, हमारा तो लॉस हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रांसफार्मर का लॉस हो जाएगा। अभी हमने 4 लॉस पढ़े। अब हम देखते हैं इनको किस तरीके से फिक्स किया जा सकता है। इन लॉस को हमें फिक्स भी तो करना है। अब हम पूरी तरीके से तो इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते। अगर पूरी तरीके से लॉस खत्म हो गए तो वो तो आइडियल ट्रांसफार्मर बन जाएगा, जो कि हमें मिलता ही नहीं है, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको फिक्स कर सकते हैं, मतलब मिनिमाइज़ कर सकते हैं कि जो हमारे लॉस हैं उसको मिनिमाइज़ तो किया जा सकता है ना। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन के हम इन लॉसेस को किस तरीके से फिक्स कर सकते हैं या किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लक्स लीकेज, जो कि ये हमारा फ्लक्स लीक हो रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? जो हमारा कोर है उसको फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बना सकते हैं। अगर हम फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनाएंगे, अगर हाई क्वालिटी का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज़ करेंगे, तो क्या होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड को जो है अच्छी तरीके से गाइड करेगा, जो कि वो गाइड करेगा कि भाई तुम्हें जो है इस कोर के थ्रू जाना है, तुम्हें एयर में ट्रेवल नहीं करना। जब वो उसको गाइड करेगा इफेक्टिवली, तो क्या होगा? मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंच पाएंगी। तो यूज़ अ हाई क्वालिटी
फेरोमैग्नेटिक कोर, आपको हाई क्वालिटी फेरोमैग्नेटिक कोर का यूज़ करना है, जैसे कि जो कि हमारा सॉफ्ट आयरन क्या है, हमारा हाई क्वालिटी फेरोमैग्नेटिक कोर है, जो कि हमारा क्या करता है, गाइड करता है मैग्नेटिक फील्ड को मोर इफेक्टिवली, टू गाइड द मैग्नेटिक फील्ड मोर इफेक्टिवली। मतलब ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड को बहुत अच्छी तरीके से गाइड करता है कि आप प्राइमरी वाइंडिंग में हो, आपको सेकेंडरी वाइंडिंग में जाना है, लेकिन आपको जिस तरीके से जाना है, आपको एयर में ट्रैवल नहीं करना, कहाँ जाना है, कोर के थ्रू, यहाँ से सिर्फ यहाँ जाना है, आपको एयर में नहीं जाना। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉपर लॉस। अभी हमने देखा, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हम वायर ले रहे हैं हम उसको थिक वायर का यूज़ करें, जहाँ पे हमारा करंट ज़्यादा है वहाँ पे हम थिक वायर का यूज़ करें। अगर हम थिक वायर का यूज़ करेंगे जहाँ पे हमारा करंट ज़्यादा है, तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम कर देगा। अगर हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, वहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी, तो एनर्जी लॉस कम हो जाएगा। ठीक है, यूज़ थिकर वायर ऑन द साइड विद हायर करंट टू रिड्यूस रेजिस्टेंस। जहाँ पे आपकी करंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो आप वहाँ क्या करें, थिकर वायर का यूज़ करें, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी। रेजिस्टेंस रिड्यूस होगा तो हमारे करंट जब हमारा चलेगा तो वो हीट कम प्रोड्यूस करेगा। फॉर अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, अगर आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो आप थिकर वायर यूज़ करें जहाँ पे हमारी प्राइमरी साइड है। ठीक है, प्राइमरी साइड पे थिकर वायर यूज़ करें। अगर आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, तो कहाँ पे यूज़ करें, जो हमारी थिकर वायर है उसे सेकेंडरी साइड में यूज़ करें। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे हिस्टेरिसिस लॉस क्या था, जो डीमैग्नेटाइज हो रहा था बार बार हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से, तो वो हमारा हिस्टेरिसिस लॉस था। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, यूज़ सॉफ्ट आयरन इंस्टेड ऑफ स्टील। अगर जहाँ पे आप स्टील यूज़ करें उसकी जगह सॉफ्ट आयरन यूज़ करें, एज इट रिक्वायर्ड लेस एनर्जी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज रिजल्टिंग अ स्मॉलर लॉस। अगर आप जहाँ स्टील यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे आप सॉफ्ट आयरन का यूज़ करेंगे, तो हमारा क्या होगा, एनर्जी लॉस कम होगा। क्यों, क्योंकि ये जो है अभी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होना है, तो जो हमारा आयरन है, सॉफ्ट आयरन है, जो कि हमने देखा था हाई क्वालिटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये जो है बहुत कम एनर्जी लेता है पहले मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होने में। जैसे बार बार इसकी वैल्यू को हम चेंज करेंगे, कभी मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, तो जो इसमें जो एनर्जी लगेगी वो बहुत कम लगेगी। अगर हम स्टील की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडी करंट लॉस। अब एडी करंट लॉस हम किस तरीके से इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। एडी करंट हमने देखा था क्या होता है, जब हमारा फ्लक्स चेंज होता है तो करंट इंड्यूस होता है हमारे कोर में, तो हमारी हीट प्रोड्यूस होती है तो हमारी एनर्जी वेस्ट होती है, तो यही हमारा लॉस है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, यूज़ अ लैमिनेटेड कोर। आप लैमिनेटेड कोर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, हम एक सॉलिड ब्लॉक का यूज़ करते हैं, तो उसकी जगह हम क्या यूज़ करें, एक लैमिनेटेड कोर का। अब लैमिनेटेड कोर क्या है, ये जो हमारा लैमिनेटेड कोर है, ये क्या है, इंसुलेटेड मेटल की शीट का यूज़ करेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, एक एक करके लाइन तारी से लगाते चले जाएंगे। तो ये हमारा क्या करेगा, ये एडी करंट के पाथ को ब्रेक कर देता है। पाथ को ब्रेक करेगा तो हमारी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर करंट की वैल्यू कम होगी तो हमारी हीट लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो यूज़ अ लैमिनेटेड कोर। आप लैमिनेटेड कोर का यूज़ करें बाय स्टेकिंग थिन इंसुलेटेड मेटल शीट रेदर देन यूजिंग अ सॉलिड ब्लॉक। आप सॉलिड ब्लॉक का यूज़ करने के बजाय क्या करें, लैमिनेटेड कोर का यूज़ करें। मतलब कि मैंने जैसा आपको बताया था, इंसुलेटेड मेटल शीट होती हैं, आप उनको पतली शीट होती हैं, उनको एक साथ मिला दें। ठीक है, दे ब्रेक द पाथ ऑफ दिस करंट। अब ये जो एडी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसके पाथ को ब्रेक करेगा, तो इसकी वैल्यू जो है, करंट की वैल्यू मिनिमाइज हो जाएगी, जिसकी वजह से दे मिनिमाइज देयर इंटेंसिटी। इसकी करंट की जो इंटेंसिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हीट लॉस जो है वो हमारा रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चंस हमारे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर लॉसेज एंड मेथड्स टू मिनिमाइज। जो कि अभी मैंने आपको बताया 4 तरीके के लॉस और उनके मेथड के किस तरीके से आप उनको मिनिमाइज कर सकते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये AKT 2022-23 में इवन सेमेस्टर के पेपर में भी और ऑड सेमेस्टर के पेपर में भी, दोनों में आया था, और ये हमारा AKT 2024-25 में भी आया हुआ है। ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपको करना है, तो आप इसको अच्छे से
कर सकते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारा क्या है, व्हाट आर द मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के आपको मेन पार्ट्स बताने जो कि मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में बताया, एंड हाउ डज इट वर्क, आपको इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताने जो कि क्या है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये हमारा क्वेश्चन AKT 2025-26 में आया हुआ है जो कि हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है, एक्सप्लेन ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर एंड डिराइव द इक्वेशन फॉर इंड्यूस्ड EMF इन अ 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर। आपको क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मर का वर्किंग प्रिंसिपल बताना है कि किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। ठीक है, जो कि हमारा पहले ऊपर क्वेश्चन में भी पूछा गया है। फिर आपको क्या करना है, इसमें जो है इंड्यूस्ड EMF वाला जो अभी मैंने आपको डेरिवेशन बताया था, ठीक है, आपको वो बताना है। 2 वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, हमने 2 वाइंडिंग कहीं तो लिया, एक में प्राइमरी वाइंडिंग थी, एक हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग थी, तो आपको वो डेरिवेशन करके दिखाना था। ठीक है, 2 पार्ट हो गए। तीसरा क्या है, ऑल्सो डिस्कस द टर्म, आपको क्या क्या टर्म को डिस्कस करना है। एक तो रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन, यहाँ पे वोल्टेज भी आएगा, वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी विद रेस्पेक्ट टू द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के रेस्पेक्ट में आपको बताने कि वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है और एफिशिएंसी क्या होती है। ये क्वेश्चन हमारा AKT 2023, 24, 24, 25 और 25, 26 तीनों साल लगातार आया है। तो आप सोच सकते हैं ये क्वेश्चन हमारा कितना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। वोल्टेज रेगुलेशन ये बताता है कि जो हमारा आउटपुट पे वोल्टेज है वो कितना चेंज होगा जब हम अपने लोड को अप्लाई करेंगे। ठीक है, वोल्टेज रेगुलेशन टेल्स हाउ मच द आउटपुट वोल्टेज चेंज व्हेन लोड इज अप्लाइड। जब हम अपने लोड को अप्लाई कर देंगे अपने आउटपुट साइड पे, तो हमारा जो वोल्टेज है वो कितना चेंज होने वाला है, वो हमारे क्या बताता है, वोल्टेज रेगुलेशन। अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो वोल्टेज रेगुलेशन का क्या फॉर्मूला होता है, वी नो लोड, मतलब जब हमने कोई भी लोड नहीं लगाया उसमें से माइनस करेंगे वी फुल लोड जब हमारा लोड लगा हुआ है, अपॉन वी फुल लोड इनटू 100। तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट है हमारा एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमने अभी जब हमने प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर और आइडियल ट्रांसफार्मर पढ़ा था तो हमने देखा था एफिशिएंसी क्या होती है, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो यही लिखा हुआ है, एफिशिएंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू द इनपुट पावर। ये आउटपुट पावर और इनपुट पावर का रेशियो होता है। तो ये हमने फॉर्मूला देखा था तब भी। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी का, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर इनटू 100। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा एक न्यूमेरिकल है। क्या कह रहा है, द एफिशिएंसी ऑफ अ 400 किलो VA 1 phase transformer is 98.77% when delivering full load at 0.8 PF and 99.13% at half of the full load and unity power factor. Calculate iron loss and second है हमारा full load copper loss। अब ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें सबसे पहले हमें देखना है इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें आयरन लॉस बताना है और फुल कॉपर लॉस बताना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें एफिशिएंसी पता है, हमें ये जो हमारा 400 किलो VA है, अब हमें सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है ये हमारा क्या है। आप ये देखें, ये जो हमारी यूनिट है ये किसकी यूनिट होती है, ये हमारी टोटल पावर की यूनिट होती है। तो 400 किलो VA मतलब ये हमें टोटल पावर दी हुई है जिसे हम रेटेड पावर भी बोलते हैं। फिर हमारी एफिशिएंसी दी हुई है, फिर ये हमें क्या दिया हुआ है, पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर क्या है, 0.8। फिर अब हमें दूसरे ट्रांसफार्मर की दी हुई है, उसकी एफिशिएंसी इतनी है और उसका जो पावर फैक्टर है वो कितना है, यूनिटी मतलब 1 है। तो हमें ये कैलकुलेट करना है। तो जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कि कौन सा फार्मूला हमें लगाना है। तो इसमें जो हमारा फार्मूला लगेगा वो क्या है, एफिशिएंसी निकालने के लिए, क्योंकि हमें एफिशिएंसी पता है और हमें आयरन लॉस और कॉपर लॉस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एफिशिएंसी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x इंटू रेटेड पावर इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, और अपॉन में x इंटू रेटेड पावर इंटू पावर फैक्टर। अब प्लस करना है PI मतलब क्या है, हमारा आयरन लॉस, कि हमारा आयरन जो है वो कितना लॉस कर रहा है, प्लस एक्स स्क्वायर। अभी XCI अभी हम देखेंगे। और फिर है हमारा एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है PFCU मतलब जो हमारा फुल कॉपर है वो कितना लॉस कर रहा है, इंटू 100। तो ये हमारी क्या आ जाती है, एफिशिएंसी आ जाती है परसेंटेज में। ठीक है, अब ये जो हमारा x है ये हम देखते हैं x हमारा क्या है। तो x है हमारा एक्चुअल लोड अपॉन रेटेड लोड।
ठीक है। अगर हम फुल लोड की बात करेंगे तो हमारे जो एक्स की वैल्यू है वो 1 होगी, ये आपको याद रखना है। और अगर हम हाफ लोड की बात करेंगे तो एक्स की वैल्यू जो है वो 1/2 होगी, मतलब 0.5 होगी। तो आपको ये दो चीज़ ध्यान रखनी है जब आपको एफिशिएंसी निकालने के लिए आती है या एफिशिएंसी दी हुई होती है, आप इसमें से कोई भी चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर आपके पास फुल लोड है तो आपको एक्स की वैल्यू 1 रखनी है, और हाफ लोड है तो आपको एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है 1/2, मतलब 0.5 रखनी है। तो इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए आपको जो है एक्स की वैल्यू को ये दो बातें याद रखनी है, ठीक है। अब हम देखते हैं हमें जो है ये दो वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हम दो इक्वेशन बना सकते हैं क्योंकि हमें दो एफिशिएंसी दी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने ये जो हमारी 98.77% एफिशिएंसी है इसके लिए। तो हमने क्या देखा, एफिशिएंसी हमारी कितनी है 98.77, ठीक है, इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू क्या है, ये जो है हमारा किस पे काम कर रहा है, जो ये हमारी एफिशिएंसी आ रही है 98.77%, ये किस पे, हमारी फुल लोड पे, मतलब फुल लोड पे एक्स की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा रेटेड पावर। रेटेड पावर अभी हमने देखा था सबसे ऊपर कि ये हमें रेटेड पावर ही दी हुई है। अगर आप ये किलो में दी हुई है तो इसमें 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा, फिर आता है हमारा पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है, ये जो 98.77% एफिशिएंसी, इसके लिए पावर फैक्टर कितना है 0.8, ठीक है, अपॉन ये सेम लिखना होता है 400 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 0.8 प्लस आयरन कितना लॉस कर रहा है पी हमें मतलब नहीं पता, प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है हमारा 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, और क्या है PFCU मतलब फुल कॉपर लॉस कितना है, और मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। जो हमारी पहली कंडीशन दी हुई थी उससे हमने एक इक्वेशन तैयार कर ली। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरी कंडीशन की तरफ। अब हमें इसमें दूसरी एफिशिएंसी भी तो दी हुई है, वो कितनी है 99.13%। तो ये हम एफिशिएंसी लिख लेते हैं 99.13%। ये किसके लिए, हाफ ऑफ द फुल लोड, मतलब हमने जो है हाफ लोड की कंडीशन की बात की हुई है इसमें। तो हाफ लोड के लिए हमने कितनी देखी थी एक्स की वैल्यू 0.5, ठीक है। हमारा जो रेटेड पावर है वो सेम रहने वाली है क्योंकि रेटेड पावर तो एक ही होगी, हमें क्वेश्चन में एक ही गिवन है। तो 400 इंटू 10 की पावर 3। नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर फैक्टर। इसमें पावर फैक्टर कितना है यूनिटी, मतलब 1, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या है 1। इसी तरीके से 0.5 जो हमारे रेटेड पावर है 400 इंटू 10 की पावर 3, 1 प्लस हमें आयरन लॉस नहीं पता, P प्लस किसका स्क्वायर करते हैं 0.5 का, मतलब x का स्क्वायर करते हैं, और PFCU इंटू 100। अब दो इक्वेशन है आपके पास दो अननोन है। तो हम इन इक्वेशन को क्या सॉल्व करके इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, आयरन लॉस की और फुल कॉपर लॉस की हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करना है। आपके पास कैलकुलेटर होता है एग्जाम में, तो आप कैलकुलेटर के हेल्प से इन इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, देन PI और PFCU की वैल्यू को निकाल लेंगे। तो मेन आपको क्या है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको ये देखना है कि हमें क्या क्या गिवन है, फिर आपको क्या करना है उसको फॉर्मूले में पुट करना है और सही से कैलकुलेटर का यूज़ करना है जिससे आपकी जो वैल्यू है वो करेक्ट आ सके, ठीक है। अब हमने दो इक्वेशन बना ली, ये आपकी नोट्स में भी ये हमारी पहली इक्वेशन हमने भी यही बनाई और सेकंड इक्वेशन हमारी ये रही। फिर आपने क्या किया, अब हमने इनको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। इन्होंने किस तरीके से सिंप्लीफाई किया, ये जो हमारी सबसे पहले इसे इधर लेके चले गए, ये जो हमारी डिनोमिनेटर में वैल्यू है इसे हम इधर ले गए, और ये जो है इसे हम नीचे लेके आ गए। फिर ये वाली जो वैल्यू है इसे हमने इधर की साइड ही रहने दी और इसको माइनस में ले गए, तो हमें ये मिल जाएगी, ये हमारी इक्वेशन मिल जाएगी जिसे हमने इक्वेशन नंबर 4 बोला है। इसी तरीके से जो हमारी सेकंड इक्वेशन थी हमने उसको सिंप्लीफाई किया, उसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी ये वैल्यू आई और हमने इसको क्या बोल दिया, इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5। अब हमें क्या करना है, हमें PI और PFCU की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन 4 और 5 को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या मुझे वैल्यू मिल जाएगी अपनी PFCU की, क्योंकि ये दोनों आपस में कट जाएंगे अपोजिट साइन की वजह से। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे तो PFCU की मतलब फुल कॉपर लॉस कितना आएगा आपके पास 2972 वॉट,
ठीक है। अब ये जो वैल्यू आई है ये आप कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन 2, 3, 4, 5 किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हमने क्या किया अपने नोट्स में जो है हमने इक्वेशन नंबर 4 में इसकी वैल्यू को रख दिया। आप इसमें भी रख सकते हैं, आप कोई सी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। जो हमारे पास 4 गिवन है तो हमने इसमें वैल्यू को रखा, इधर माइनस में ले गए और इस तरीके से जब हमने सिंप्लीफाई किया तो हमें जो आयरन लॉस मिला वो अपना कितना मिला 1012 वॉट। तो इस तरीके से हमने जो आयरन लॉस था और फुल कॉपर लॉस है वो फाइंड आउट कर लिया, जो कि हमें न्यूमेरिकल में यही बताना था। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इसमें क्या है, ये हमारा AK2 2022-23 में जो हमारे इवन सेमेस्टर का और ऑड सेमेस्टर का दोनों एग्जाम हुए थे, दोनों में ये सेम न्यूमेरिकल रिपीट हुआ था। फिर ये हमारा AK2 2023-24 और 24-25 में, मतलब ये 3 साल लगातार ये हमारा न्यूमेरिकल रिपीट हुआ है। तो अब हम देखते हैं इस न्यूमेरिकल में हमारा क्या है। 100 किलो VA सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर हैज़ आयरन लॉस ऑफ 600 watt and a copper loss of 1.5 kilowatt at full load current. Calculate the efficiency at नंबर फर्स्ट है इसके में 2 पार्ट हैं, फुल लोड एंड 0.5 लैगिंग PF मतलब पावर फैक्टर। सेकेंड क्या आपके पास हाफ लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर। अब हम देखते हैं इसमें हमें क्या निकालना है। सबसे पहले आपको ये देखना है क्या निकालना है, तो हमें एफिशिएंसी निकालनी है, एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमें क्या क्या गिवन है। तो ये क्या है हमारा रेटेड पावर। अभी हमने देखा था ये हमारी टोटल पावर होती है जिसको हम रेटेड पावर भी बोलते हैं। क्यों कैसे पहचाना हमने, इसकी यूनिट से। VA जो इसकी यूनिट है ये किसकी होती है, टोटल पावर की यूनिट होती है। फिर क्या है हमें आयरन लॉस गिवन है, तो हम इसे लिख लेते हैं। हमारे पास जो रेटेड पावर है वो आपके पास कितनी है 100 × 10⁻³ VA। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आयरन लॉस है। आयरन लॉस कितना है हमारा 600 वॉट। नेक्स्ट हमारे पास फुल कॉपर लॉस है, वो कितना है 1.5 किलो वॉट। अगर किलो को हटाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 1.5 × 10⁻³ जो कि हो जाएगा 1500 वॉट। ठीक है, ये हमारा PFCU की वैल्यू हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्या गिवन है हमें एफिशिएंसी निकालनी है। अब हमें एक और बात बोली गई है, पहले आप न्यूमेरिकल देखें, इसमें हमें एक और बात बोली गई है, क्या है फुल लोड। मतलब फुल लोड में मैंने आपको क्या बताया था, जो हमें x की वैल्यू कितनी लेनी है, आपको x की वैल्यू 1 लेनी है। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब हम देखते हैं हमें एफिशिएंसी निकालनी है कब सबसे पहले फुल लोड पे, जब हमारा पावर फैक्टर जो है 0.8 लैगिंग। अब यहाँ पे लैगिंग होता या कुछ भी होता है इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हमारा पावर फैक्टर जो है PF की वैल्यू जो है वो कितनी रहेगी 0.8 ही रहेगी। तो अब हम करते हैं पहले पार्ट के लिए सॉल्व। अभी हमने फॉर्मूला देखा था n परसेंटाइल इज इक्वल्स टू x इंटू रेटेड पावर इंटू PF अपॉन x इंटू रेटेड पावर इंटू पावर फैक्टर प्लस PI मतलब कॉपर लॉस प्लस x² PFCU फुल कॉपर लॉस इंटू 100। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला देखा था, सेम यही फॉर्मूला इसमें लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। इसमें x की वैल्यू कितनी है, पहले पार्ट में जो हमें क्या बोला है फुल लोड, तो फुल लोड के लिए x की वैल्यू कितनी है 1। रेटेड पावर कितनी है 100 × 10⁻³ पावर फैक्टर कितना है हमारा 0.8 अपॉन x की वैल्यू 1, रेटेड पावर जो है 100 × 10⁻³ हमारा पावर फैक्टर कितना है 0.8 प्लस PI की वैल्यू कितनी है हमारे पास 600 वॉट प्लस x की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर और फुल कॉपर जो है हमारा फुल कॉपर लॉस कितना है हमारा 1500 इंटू 100। अब आपको क्या करना है, सिंपली इसको जो है आपको सॉल्व करना है। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपको एफिशिएंसी अपनी मिल जाएगी, जो कि हमने अपने न्यूमेरिकल इसमें नोट्स में सॉल्व किया है। जब हमने x की वैल्यू को 1 लिया और PF जो हमारा पावर फैक्टर है उसको 0.8 लिया, तो हमने सेम इक्वेशन बनी। तो इसको जो सॉल्व करके हमारी वैल्यू आएगी वो 0.98 इंटू 100। ठीक है, अब हम जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 97.4% इसकी एफिशिएंसी आएगी हमारे पहले पार्ट की। ठीक है, तो पहले पार्ट को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। फिर हम देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला है हाफ लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर, मतलब जिस पार्ट में आपने
मतलब पहले पार्ट में आपने क्या रखी थी, एक्स की वैल्यू 1 रखी थी। अब आपको क्या करना है, इसमें एक्स की वैल्यू 0.5 लेनी है और जो पावर फैक्टर हमने 0.8 लिया था वो आपको क्या लेना है, 1, और बाकी सब वैल्यू आपको सेम रखनी है। ठीक है, तो जो हम एफिशिएंसी निकालेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को 0.5 बोला है, फिर क्या है हमारा रेटेड पावर सेम रहेगी 100 इंटू 10 की पावर 3, जो हमारा पावर फैक्टर कितना बोला है, यूनिटी मतलब 1। इसी तरीके से 0.5 इंटू 100 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1 प्लस कॉपर आयरन लॉस कितना था 600 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब 0.5 का स्क्वायर, और जो हमारी फुल कॉपर लॉस कितना था 1500 वॉट इंटू 100। तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर लेना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और आपकी जो ये वैल्यू आएगी हमारी कितनी आएगी ये हम देख लेते हैं अपने आंसर में। तो जो आपकी वैल्यू आएगी वो आएगी 95.96%। ठीक है, जिसको आप अप्रॉक्स 96% भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने आप इसमें नोट्स में आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई किया हुआ है इस न्यूमेरिकल को। आई होप आपको ये समझ आया होगा। सिर्फ आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू 1 और पी एफ की वैल्यू 0.8 लेनी है, और फिर क्या है सेकेंड पार्ट में को सॉल्व करने के लिए एक्स की वैल्यू 0.5 लेनी है और पी एफ की वैल्यू कितनी लेनी है 1। तो आपको एफिशिएंसी मिल जाएगी। आपने फर्स्ट पार्ट के लिए एफिशिएंसी निकाली, ये हमारा 7 मार्क्स में आया था तो 3.5 मार्क्स मिल जाएंगे, और आपने दूसरे पार्ट की निकाल ली मतलब 3.5। मतलब अगर आप इसको इस तरीके से सॉल्व करके आते हैं तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 7 में से 7 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, राइट द कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी को मतलब मैक्सिमम करने के लिए क्या कंडीशन है। अगर हमें अपने ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी मैक्सिमम चाहिए तो हमें क्या चीज़ लगानी पड़ेगी, क्या कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। ये हमारा क्वेश्चन AKTU 2023-24 और 24-25 में 2 साल लगातार आया है। तो अगर हमें मैक्सिमम एफिशिएंसी को अचीव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आयरन लॉस और कॉपर लॉस की जो वैल्यू है उसको इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, अ ट्रांसफार्मर अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी व्हेन कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू आयरन लॉस। अगर आपका जो कॉपर लॉस है वो और आयरन लॉस है दोनों की वैल्यू इक्वल हो जाती हैं या आप इक्वल कर लेते हैं तो जो हमारी एफिशिएंसी होगी उस ट्रांसफार्मर की वो क्या होगी, उस टाइम पर मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी। ठीक है, तो आपको कंडीशन लिखनी थी तो आपको ये लिखना है कॉपर लॉस इज इक्वल्स टू आयरन लॉस। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन इन अ ट्रांसफार्मर। क्या कंडीशन होती है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन के हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर। ये क्वेश्चन हमारा AKTU 2023-24 में पूछा गया है। तो पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होती है, अगर हमारा जो लोड है वो लैग करे पावर फैक्टर से, मतलब जो हमारे लोड की वैल्यू है वो कम हो एज कम्पेयर टू पावर फैक्टर जब हम कंपेयर करें। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन, या हम इसे इस तरीके से भी बोल सकते हैं V नो लोड की वैल्यू ज़्यादा हो V फुल लोड से। मतलब जब हम वोल्टेज देखें जब हमने कोई भी लोड ना लगाया हुआ, मतलब हमारी कोई अप्लायंसेस कनेक्ट ना हो तो तब जो लोड हो, और जब हमने अप्लायंसेस लगाया हुआ है जब हमारा लोड कनेक्टेड है तब जो वोल्टेज हो तो उसकी वैल्यू कम हो जब हमने कोई भी लोड ना लगाया हो उसके कंपैरिजन में। तो ये हमारी कंडीशन होती है पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन की। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। क्या पर्पज़ होता है, हम जो ये इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं अपने ट्रांसफार्मर के लिए तो उसका क्या पर्पज़ होता है। आपको पहला पार्ट ये बताना है। दूसरा क्या है, ऑब्टेन द अप्रॉक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अ ट्रांसफार्मर एज रिफर टू द प्राइमरी विद ऑल नेसेसरी पैरामीटर्स। आपको इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करके दिखाना है और जो उसमें पैरामीटर्स आप यूज़ करेंगे R1 हमने देखा था, X1, XM, RC, ये जो आप टर्म यूज़ करेंगे आपको इन टर्म्स को एक्सप्लेन करना है, इन पैरामीटर्स को बताना है कि ये क्या क्या है। ठीक है, तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये हमारे AKTU 2022-23 में जो हमारा इवन सेमेस्टर का पेपर था और ऑड सेमेस्टर का पेपर था दोनों में रिपीट हुआ है, और ये हमारा 2023-24 में भी पूछा गया है। तो ये जो था, ये जो इसका सेकेंड पार्ट है ये तो हमने कर रखा। इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हमने प्रैक्टिकल केस में भी और आइडियल केस में भी दोनों में देखा था, तो आप उसको बता सकते हैं, उसके सारे पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं। सिर्फ हम ये देखते हैं कि जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है उसका क्या पर्पस होता है हमारे ट्रांसफार्मर में।
तो इक्विवेलेंट सर्किट को हम क्यों यूज़ करते हैं? इक्विवेलेंट सर्किट इज यूज टू रिप्रेजेंट अ रियल ट्रांसफार्मर एज एन इलेक्ट्रिकल मॉडल। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आपको वो सॉल्व करना है, या आपको कोई भी केस है आपको उसको सॉल्व करना है, तो आप रियल ट्रांसफार्मर को एक इलेक्ट्रिकल मॉडल के में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपके लिए क्या हो जाएगा, वो चीज़ ईजी हो जाएगी सॉर्ट आउट करने की। ठीक है, तो यही है कि हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने रियल ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रिकल मॉडल में। ठीक है, अब ये क्या करता है, जब हम अपने इक्विवेलेंट सर्किट बना लेते हैं तो हमारे लिए सब चीज़ क्या हो जाती है, इजी हो जाती है। जो चीज़ हमें कॉम्प्लेक्स दिख रही होती है, जब हम उसको बना लेते हैं वो सब चीज़ इजी हो जाती है। तो ये क्या करता है, हमारी कैलकुलेशन को इजी कर देता है। जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है, करंट, वोल्टेज, एफिशिएंसी, लॉसेज या कुछ भी चीज़, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, मेक्स कैलकुलेशन इजी। जैसे करंट, वोल्टेज, लॉसेज, एफिशिएंसी, आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो क्या है, एनालाइज परफॉर्मेंस विदाउट डीलिंग विद मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सिटीज। आप क्या कर सकते हैं, आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करके परफॉर्मेंस को भी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पर्पस है हमारे इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम के। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, और 20 किलो VA और 2000 वोल्ट 200 वोल्ट, मतलब ये हमारे प्राइमरी साइड पे, ये हमारी सेकेंडरी साइड पे है। सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज़ अ प्राइमरी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 1.5 ओम, और रिएक्टेंस कितना है, 2 ओम। सेकेंडरी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू क्या है, रेजिस्टेंस की इतनी है और रिएक्टेंस की इतनी है रिस्पेक्टिवली। द नो लोड करंट ऑफ ट्रांसफार्मर इज 1 एम्पियर एट 0.2 पावर फैक्टर। तो आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस, इम्पीडेंस रिफर टू द प्राइमरी। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बतानी है, इक्विवेलेंट रिएक्टेंस की वैल्यू बतानी है, इम्पीडेंस की वैल्यू बतानी है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, सप्लाई करंट बताना है, और थर्ड क्या बताना है, आपको टोटल कॉपर लॉस बताना है। और फिर आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट सर्किट भी ड्रॉ करना है। ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये AKT 2023-24 में इवन सेम में भी और ऑड सेम में भी दोनों एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको देखने गिवन क्या क्या है आपको। तो आपको सबसे पहले इससे पता चल रहा है कि ये टोटल पावर है। टोटल पावर की वैल्यू कितनी है, मतलब रेटेड पावर जो है वो कितनी है, 20 × 10⁻³ किलो को हटाने के लिए 10⁻³ VA। ठीक है, अभी हमारी प्राइमरी साइड का वोल्टेज है, मतलब V1 की वैल्यू कितनी है, 2000। ठीक है, V2 की वैल्यू कितनी है, 200। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, प्राइमरी रेजिस्टेंस, मतलब R1 की वैल्यू गिवन है। R1 की वैल्यू कितनी है, 1.5 ओम। ये नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमारा आगे क्या है, फिर है हमारा रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है, मतलब X1 की वैल्यू कितनी है, क्योंकि प्राइमरी साइड है तो ये हमारा क्या है, 2 ओम। सेकेंडरी रेजिस्टेंस कितना है, मतलब R2 की वैल्यू जो है वो हमारी 0.0015 ओम। X2 की वैल्यू कितनी है, ये है हमारी 0.02 ओम। और हमारा जो पावर फैक्टर है वो कितना दिया हुआ है, 0.2। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये गिवन लिख लेना है आप। ठीक है, तो अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है। तो ये हमारी प्राइमरी साइड होगी, जहाँ पे हमने V1 वोल्टेज दिया, ये हमारा R1 रेजिस्टेंस है, ये हमारा X1 है, ये हमारी N1 जो है नंबर ऑफ टर्न्स है, ये N2 है। ठीक है, ये R2, X2 और ये हमारा लोड हो गया जो हमें गिवन था, अब हमने वो सब लिख लिया। ठीक है, अब हम करते हैं अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें जो है टोटल रेजिस्टेंस बताना है, RT और XT की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, और आपको Z इम्पीडेंस भी बताना है। ठीक है, पहले पार्ट में, फिर हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे इसका। अब आपको ये बताने के लिए आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि I1 + I2 कर दें, क्यों, R1 + R2 कर दें तो RT की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन हम इसे नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये हमारा सीरीज में नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से मैं समझाती हूँ आपको, ये जो आपको R2 की वैल्यू है इसको इधर उठा के लाना पड़ेगा, इनको सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा, देन आप इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं।
अब जब आप सेकेंडरी साइड से प्राइमरी साइड कोई भी चीज़ लाएंगे, मतलब ये उठा के ला रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। अब के स्क्वायर क्या है, जो हमने पहला डेरिवेशन करा था उसमें हमने ट्रांसफॉर्मर रेशो निकाला था ना, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, तो वही हमारा के है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो R1 प्लस R2 अपॉन के स्क्वायर, मतलब R2 की वैल्यू को के स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ जाएगी, अपनी RT की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये तो पता चल गया। इसी तरीके से हम x की जो वैल्यू है, xt की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, जो हमारा x1 था तो यहाँ पर हमारा x2 था, तो x2 को उठा के प्राइमरी साइड में लाएंगे। तो जब प्राइमरी साइड में लाएंगे उसको भी क्या करना पड़ेगा, x2 को डिवाइड करना पड़ेगा के स्क्वायर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे के की वैल्यू। के हमने देखा था E2 अपॉन E1, जब हमने सॉल्व किया था हमारे पास ये वैल्यू आई थी के की, क्या आई थी, E2 अपॉन E1। तो k इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1 भी लिख सकते हैं हम इसे। तो V2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 200 अपॉन 2000, ये 20 से 20 कैंसिल, 1 अपॉन 10। तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 अपॉन 10 आ गई। अब हमें क्या करना है, RT की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो RT के लिए क्या करेंगे आप, R1 प्लस, आप किसको उठा के ला रहे हैं, R2 की वैल्यू को, तो उसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, के स्क्वायर से। तो RT इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1.5 प्लस इसकी जो वैल्यू है 0.0015 अपॉन 1 अपॉन 10 का स्क्वायर। तो 1.5 प्लस जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा 100 हो जाएगा। यहाँ पे जो हमारी 1 2 3 4 4 जीरो जाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4, तो ये हमारा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगी, कितना आ जाएगा हमारे पास, 1.5 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करके देखिएगा, ये हमारे पास 1.5 आएगा। तो ये 3.0, तो RT की टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, 3 ओम हो गया, ये सॉरी। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, 3 ओम हो गया। इसी तरीके से जब आप x3 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन के स्क्वायर, क्योंकि हम x2 की वैल्यू को उठा के ला रहे हैं प्राइमरी साइड। तो x3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2 प्लस 0.02 अपॉन 1 अपॉन 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो आपके पास ये 100 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, तो x3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 ओम आ जाएगी। ठीक है, समझ आया आपको क्या, किस तरीके से आपने RT की वैल्यू को फाइंड आउट किया और x3 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब हमें इम्पीडेंस और निकालना है, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, इम्पीडेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, R की टर्म का स्क्वायर और x जो हमारी RT की टर्म का स्क्वायर कर दे और XT की टर्म का स्क्वायर कर दे। ये तो दोनों रेजिस्टेंस है, तो हमारा क्या होता है, इम्पीडेंस सबके रेजिस्टेंस को ही तो शो करता है। तो हम क्या करेंगे, R इज इक्वल्स टू √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, √5 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, 5 वैल्यू आ जाएगी Z की। तो Z की इम्पीडेंस कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, इन फार्मूले का यूज़ करा, सबसे पहले मैंने आपको फार्मूला ये वाला यूज़ किया, फिर हमने ये वाला किया, फिर हमने इम्पीडेंस निकालने के लिए ये फार्मूला यूज़ किया। ठीक है, अब हमारा जो पहला पार्ट था इसका वो हमारा सॉल्व हो गया। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, रिएक्टेंस निकाल लिया, इम्पीडेंस निकाल लिया। अब आपको निकालना है सप्लाई करंट I1 I2 की वैल्यू, और फिर आपको क्या करना है, टोटल कॉपर लॉस भी फाइंड आउट करना है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले सप्लाई करंट किस तरीके से निकालते हैं। ये जो आपको पावर दी हुई थी, ये जो थी पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल्स टू VI। हमें पता है P इज इक्वल्स टू VI होता है, तो P इज इक्वल्स टू I1 I2 इज इक्वल्स I1 V1 इज इक्वल्स टू V2 I2। ये हमें पता है, ये रेशियो कांस्टेंट होता है। तो हमें P की वैल्यू पता है 20 इंटू 10 की पावर 3, V1 की वैल्यू कितनी है 2000 I1, और यहाँ से आप I1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, 3 0 से 3 0 कैंसिल, यहाँ पे हमारा 10, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 एम्पियर। ठीक है, समझ आया आपको किस तरीके से हमने I1 की वैल्यू को फाइंड आउट किया। इसी तरीके से हम P इज इक्वल्स टू I2 V2, तो P की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 10 की पावर 3, और हमारे I2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और V2 की वैल्यू कितनी है 200। तो 1 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया,
और एक ज़ीरो से ये 2 हो गया, तो I2 की वैल्यू कितनी हो गई 100 एम्पियर। तो I1 और I2 की आपने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हमने I1 I2 की सप्लाई करंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड पार्ट क्या आता है, हमें फुल कॉपर लॉस फाइंड आउट करना है। जो भी हमारा लॉस होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, हीट की फॉर्म में होता है। हीट कितनी लॉस हो सकती है, तो I2R। कहीं भी आपको निकालना हो लॉस, हीट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो I2R का फॉर्मूला लगाएं आप और आपको मिल जाएगा। तो हमारा जो टोटल हमें फुल कॉपर लॉस निकालना है, PFCU की वैल्यू निकालनी है, तो क्या होगी I2R। ठीक है, तो I2R आप यहाँ प्राइमरी साइड के लिए लगाएं और फिर प्लस कर दें सेकेंडरी साइड के लिए। तो I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 स्क्वायर R2। I1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, हमने I1 की वैल्यू को फाइंड आउट किया था, हमारे पास कितनी आई थी 10। तो 10 का स्क्वायर, और R1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1.5 प्लस I2 की कितनी वैल्यू आई थी 100 का स्क्वायर इंटू R2 की वैल्यू कितनी है 0.015। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, फुल कॉपर लॉस की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे 100 1.5 10 प्लस 100 इंटू 100 प्लस 0.015 है, यहाँ पे 1 2 3 1 2, यहाँ से हमारी 3 जीरो चली गई, इससे ये चली गई, तो यहाँ से कितना है 150 प्लस 150, तो कितना आ गया 300 वॉट आपकी PFCU की वैल्यू आ गई। आपसे क्वेश्चन में यही पूछा था, 3 पार्ट थे, ये आपने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। तो आपको क्या मेन पता होना चाहिए उसके लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो गिवन है ये हमें क्या क्या गिवन है। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए कि जो हमें फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला यूज़ करना है। आपको न्यूमेरिकल पढ़ना आना चाहिए, देन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर आपको सिंपली क्या करना है, उस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन AKT 2022-23 और 24-25 में पूछा गया। इसमें क्या है, ड्रॉ द फेजर डायग्राम ऑफ अ प्रैक्टिकल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इन नो लोड कंडीशन। आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है प्रैक्टिकल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। अब जो हम ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं वो भी तो 2 वाइंडिंग होता है, एक उसमें प्राइमरी वाइंडिंग होती है, दूसरी उसमें सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। तो 2 वाइंडिंग का हम यूज़ करते हैं किस कंडीशन में, नो लोड कंडीशन, जब हमारा कोई भी लोड उससे अटैच ना हो। ठीक है, जब हमारा कोई लोड अटैच नहीं होता तो सेकेंडरी साइड हमारी ओपन होती है। क्यों, क्योंकि जब वहाँ पे लास्ट में लोड ही अटैच नहीं है तो हमारी जो है साइड ओपन रहेगी, करंट हमारा जाएगा ही नहीं। तो जो हमारा करंट होगा वो नो लोड करंट ही प्रेजेंट होगा, मतलब जब हमारा कोई भी लोड नहीं है उस टाइम जो करंट है वही करंट प्रेजेंट होगा हमारी प्राइमरी साइड पे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ, एट नो लोड कंडीशन। जब हमारी नो लोड कंडीशन होती है तो क्या होता है, सेकेंडरी साइड जो है वो हमारी ओपन रहती है, तो हमारा नो लोड करंट ही हमारा सिर्फ फ्लो करता है। अगर हमने नो लोड करंट को क्या नाम दिया I0, तो वो I0 ही फ्लो करेगा हमारा प्राइमरी साइड पे। अब हम देखते हैं इसका फेजर डायग्राम, किस तरीके से आपको फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो जो हमारा मैग्नेटाइजिंग करंट होता है, जो हमारी IM की वैल्यू होती है वो लैग करती है वोल्टेज से। अगर हमने यहाँ पे अपना V1 मतलब जो हमने वोल्टेज दिया है, इनपुट वोल्टेज दिखाया हमने V1, तो हमारी IM मैग्नेटाइजिंग करंट की जो वैल्यू है वो लैग करेगी 90 डिग्री। तो हम इसे 90 डिग्री पीछे बनाएंगे, तो हमने 90 डिग्री पीछे बना दिया। और जो हमारी IC मतलब कोर लॉस करंट जो है ये हमारा क्या करेगा, वोल्टेज के साथ फेज में रहेगा, मतलब इस वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज और हमारा जो ये जो कोर लॉस करंट है ये दोनों आपस में एक ही फेज में रहेंगे। तो हम इसको यहीं पर ही दिखाएंगे, इसी एरो से दिखाएंगे। ठीक है, अब आपने तीसरी टर्म क्या यूज़ करी, इसमें I0 क्या देखा था हमने, नो लोड करंट। तो ये जो हमारा नो लोड करंट है ये इसके डायगोनल से शो होगा, क्योंकि नो लोड करंट की जो वैल्यू है वो कितनी है IM प्लस IC। तो हम इसका डायगोनल, इन दोनों के बीच में एक डायगोनल बनाएंगे जो कि हमारा I0 को शो करेगा, मतलब नो लोड करंट को शो करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमने E1 और E2 भी तो यूज़ किया है। ये जो E1 और E2 हैं ये जो है हमारे फ्लक्स से 90 डिग्री पीछे रहते हैं, मतलब लैग करता है। और जो हमारी E1 की और V1 की जो वैल्यू होती है, मतलब वोल्टेज की और EMF की जो वैल्यू होती है वो सेम होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होती है। इसीलिए हमने अगर इसे पॉजिटिव y एक्सिस में दिखाया तो इसीलिए हमने क्या करा, इसे नेगेटिव y एक्सिस में
दिखाया। तो ये हमारा ऊपर V1 है, इसीलिए हमने नीचे E1 और E2 की वैल्यू को शो किया। यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को दिखाया अपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से आपने फेजर डायग्राम को ड्रॉ किया अपने प्रैक्टिकल केस में जब हमारी नो लोड कंडीशन है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी यूनिट 3 कंप्लीट होती है, जिसमें हमने इस यूनिट से जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको कवर कर लिया है, और साथ ही साथ जितने भी PYQs इस यूनिट से पिछले 4 साल में पूछे गए हैं उनको भी हमने बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारी एप्लीकेशन मल्टी आइटम्स को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको इस यूनिट में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।